हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एन क्लास सीरीज नॉर्सेट 2023 के लिए एंडोक्राइन सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कल हमने पिट्यूटरी एडिनोमा के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। उससे पहले हमने डायबिटीज़ मेलाइटस के एमसीक्यू सॉल्व किए थे और उसके अलावा मैं आपके साथ जो है एक शॉर्ट वीडियो के अंदर ट्रिक के साथ में इंसुलिन थेरेपी और डाउन फिनोमिना और सोमोगी फिनोमिना को अपलोड कर दूंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और उसके बाद हमने पिट्यूटरी एडिनोमा के कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। हमने बोला था जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालते हैं तो उसके बाद में हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है और जितने भी डिजीज़ के अंदर हार्मोन की कमी होती है वो सारे किसके अंडर आते हैं? हाइपोपिट्यूटरिज्म के अंडर आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कुछ एडिसन डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम जो रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिजीज़ और फियोक्रोमोसाइटोमा, ये तीनों एडिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर है और वहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू एग्जाम के अंदर बने हुए हैं, लैंग्वेज घुमा घुमा के बनाए हुए हैं। आप लोगों को इस डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी पता होगी तो आप अच्छे से इसके जवाब दे सकते हो। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने। Which of the following indicate that the client with diabetes insipidus understand how to manage care? एक मरीज डायबिटीज़ इंसिफिडस का है। हमने बताया था डायबिटीज़ इंसिफिडस के अंदर क्या होता है, मरीज़ के अंदर एडीएच हार्मोन की कमी रहती है। जो हार्मोन कहाँ से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। और इस हार्मोन का बॉडी के अंदर काम क्या रहता है? अपने नेफ्रॉन के ऊपर अपना इफेक्ट लाता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करके अपनी बॉडी के अंदर जो 70% बॉडी फ्लूइड से बनी है उसका मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है? एडीएच हार्मोन करता है। और जब ये नहीं होता है तो कौन सी डिजीज़ डेवलप हो जाती है? डायबिटीज़ इंसिफिडस। इसके अंदर आने वाले सिम्टम जो होते हैं सिमिलर टू डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं, लेकिन वो बीमारी इंसुलिन की कमी की वजह से होने वाली है और ये बीमारी किसकी वजह से हो रही है? एडीएच की कमी से हो रही है। और ऐसे मरीज़ के अंदर जो मोस्ट कॉमन क्लासिकल सिम्टम देखा जाता है वो क्या होता है? एक्सेस पॉलीयूरिया होता है ऐसे मरीज़ के अंदर। और जो है वाटर डिप्राइवेशन, इसका जो स्पेसिफिक टेस्ट रहता है डायबिटीज़ इंसिफिडस के अंदर, जिसके अंदर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखा जाता है। तो इसके अंदर आपको पूछा है कि डायबिटीज़ इंसिफिडस वाले के अंदर कैसे मैनेज केयर करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है द क्लाइंट विल मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है द क्लाइंट विल सिलेक्ट अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन डाइट करेक्टली। ये जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, ये किसके लिए है? जो मरीज डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं इनके लिए एक एसोसिएशन बना हुआ है डाइटरी मैनेजमेंट को लेकर के, वो उसके रिगार्डिंग है। तो ये इसके लिए नहीं है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है द क्लाइंट विल स्टेट जो है डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। तो डाइट मैनेजमेंट स्पेसिफिक किसके लिए रहता है? डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए रहता है, डायबिटीज़ इंसिफिडस के लिए नहीं होता है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है द क्लाइंट विल एग्जिबिट सीरम ग्लूकोज लेवल विद इन नॉर्मल रेंज। तो ग्लूकोज की प्रॉब्लम भी किसके साथ में रहती है? जो मरीज डायबिटीज़ मेलाइटस का होता है। तो ऑप्शन डी, सी और बी तीनों क्या है? गलत है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, इसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम को और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका जो क्लासिकल सिम्टम है वो क्या है? एडीएच की कमी की वजह से एक्सेस पॉलीयूरिया होगा और अपनी जो किडनी होती है पोटेशियम और सोडियम का एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा करती हैं। और पोटेशियम जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही रास्ते से एग्जिट होता है, वो रास्ता कौन सा है? किडनी है। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना और फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने का अपना प्रायोरिटी रहता है मैनेजमेंट डायबिटीज इंसिफिडस के साथ में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स इंस्ट्रक्शन ए यंग अडल्ट विथ एडिसन डिजीज हाउ टू एडजस्ट द डोज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये जो मैंने यहाँ से काटा है आप यहाँ पढ़ ले, ये लिखा हुआ है ग्लूकोकोर्टिकोइड। द नर्स शुड एक्सप्लेन दैट द क्लाइंट में नीड ऑन इंक्रीज डोजेज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके अंदर एक मरीज है आपके पास में एडिसन डिजीज़ का है और उसकी जो ग्लूकोकोर्टिकोइड इसका जो ट्रीटमेंट रहता है, क्योंकि एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम को याद रखने की एक ट्रिक है कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो जितने एडिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं, शुगर, साल्ट और सेक्स हार्मोन रहते हैं, ये एक्सेस सिक्रेशन होता है। वो कौन सी डिजीज़ रहती है? कुशिंग सिंड्रोम। और एडिसन डिजीज़ के अंदर ऐड नहीं होकर के क्या होता है? लॉस होता है किसके? एडिनल कॉर्टेक्स वाले जो हार्मोन रहते हैं, सेक्स, शुगर और साल्ट हार्मोन की इनसफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं? एडिसन डिजीज़ बोलते हैं। और इस एडिसन डिजीज़ के अंदर जब ये हार्मोन कम रहते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड, तब इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या देंगे? ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड को एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसके अंदर आपको डोज एडजस्ट करनी है कब? तब आपसे पूछा जा रहा है कौन सी सिचुएशन के अंदर आपको डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है कंप्लीटिंग द स्प्रिंग सेमेस्टर ऑफ स्कूल। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है गेनिंग 4 पाउंड। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है बिकमिंग इंगेज्ड। ये बहुत खतरनाक टाइप का ऑप्शन है। आपकी इंगेजमेंट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और इसमें आपको जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड बढ़ाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शन के अंदर है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है अंडरगोइंग ए रूट कैनाल।
तो जब भी एडिसन डिजीज़ के अंदर क्या है, एडिसन क्राइसिस कब होता है, एडिसन क्राइसिस का मतलब है बहुत ज़्यादा ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड का लॉस होना, इनसफिशिएंसी रहना बॉडी के अंदर, वो होता है क्राइसिस वाली कंडीशन। तो एडिसन डिजीज़ के अंदर जब भी अपनी जो बॉडी होती है जब स्ट्रेस में जाती है, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी जब स्ट्रेस में जाती है, आपका मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो इस हार्मोन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। कौन इफेक्ट करता है ज़्यादा, जो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है इस हार्मोन को। जब भी आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली स्ट्रेस के अंदर जाएगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डोज बढ़ानी पड़ेगी। लाइक एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, जिसके अंदर एडिसन डिजीज है और वो अब प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेगनेंसी की वजह से सारी चीज़ें क्या है एक्स्ट्रा चाहिए उस बॉडी के अंदर, तो ये अब आपकी बॉडी जो है फिजियोलॉजिकली स्ट्रेस के अंदर चलेगी। ऐसी कंडीशन में आपको ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड की डोज बढ़ानी पड़ेगी। या फिर मान लो आपकी बॉडी के अंदर कोई सर्जरी हो रही है, तो आपके ऑर्गन के साथ में किसी भी ऑर्गन के साथ में काट छाट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी फिर से आपकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में जाएगी, और ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड की डोज बढ़ानी पड़ सकती है। तो अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन है जो आपकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को बढ़ा रहा है, आपको ध्यान से पढ़ना और जवाब देना है। ये ऑप्शन जो डी के अंदर लिखा है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। रूट कैनाल क्या है, एक सर्जरी है। जब भी बॉडी के अंदर सर्जरी होती है तो बॉडी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में जाती है, और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एडिसन डिजीज़ वाले बीमारी वाले मरीज़ के अंदर जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड की डोज को बढ़ाना पड़ेगा। आप वेट गेन करोगे, ऐसी कंडीशन में आपका वेट गेन नहीं होता, वेट लॉस होता है। स्कूल सेमेस्टर से इसका कोई जो है लेना देना नहीं है। अगर आप इंगेजमेंट कर लोगे तो इससे भी क्या है, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है अफेक्ट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है। इसका आंसर क्या रहेगा, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी फॉर ए क्लाइंट इन एडिसन क्राइसिस। मरीज के अंदर एडिसन क्राइसिस है और ऐसे मरीज के अंदर आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है प्रिवेंटिंग इरिवर्सिबल शॉक, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है रिलीविंग एंजाइटी। तो एडिसन क्राइसिस के अंदर क्या हो रहा है, एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा इंसफिशिएंट है बॉडी के अंदर, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एडिसन क्राइसिस। जब एडिनल हार्मोन जो है बॉडी के अंदर कम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हाइपरटेंशन तो कभी भी नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन होगा और उसकी वजह से मरीज़ शॉक में चला जाएगा। लेकिन मरीज़ के अंदर हाइपरटेंशन एडिसन क्राइसिस के अंदर नहीं होता है। ये अगर कुशिंग क्राइसिस आता है, कुशिंग डिजीज जो होती है वो ज़्यादा सीवियर होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हाइपरटेंशन हो सकता है, लेकिन इसके अंदर नहीं हो सकता है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट कब करना है, जब आपके अंदर क्या है, कुशिंग डिसऑर्डर है। तो कुशिंग डिसऑर्डर के साथ में जो है मरीज़ प्रोन होता है इन्फेक्शन के प्रति, तो वो इन्फेक्शन को रिगार्डिंग रहता है। रिलीविंग एंजाइटी, तो मेंटल स्ट्रेस कभी भी एडिसन क्राइसिस को जो है ट्रिगर नहीं करता है, इसीलिए एंजाइटी मैनेजमेंट भी इसका प्रायोरिटी नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, प्रिवेंटिंग इरिवर्सिबल शॉक। मरीज़ के अंदर क्या है, जब भी हार्मोन कम हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन होगा, और हाइपोटेंशन की वजह से मरीज़ के अंदर क्या होगा, शॉक हो सकता है। अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी पता हो इसकी, आपको जैसे अपना जो मिनरलोकोर्टिकोइड है ये क्या करता है, पोटेशियम और सोडियम के जो है मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है मिनरलोकोर्टिकोइड। जब वो मिनरलोकोर्टिकोइड बॉडी के अंदर है ही नहीं, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम बाहर जाएगा और साथ में किसको ले जाएगा, वाटर को भी बाहर ले जाएगा, और एक्सेस यूरिन आउटपुट की वजह से मरीज़ के अंदर क्या होगा, हाइपोटेंशन, और हाइपोटेंशन के साथ में मरीज़ को क्या हो जाएगा, शॉक के अंदर चला जाएगा, मरीज़ हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर चला जाएगा। तो आपका जो है प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, इरिवर्सिबल शॉक को प्रिवेंट करना है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, आप क्या करें, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी ये चीज़ें, क्योंकि लैंग्वेज घुमा के एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया हर चीज़ को। इसीलिए आपको जो है एडिनल कुशिंग डिसऑर्डर की पैथोफिजियोलॉजी, एडिसन डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, क्या इसका मैनेजमेंट रहता है, कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, क्या नर्सिंग प्रायोरिटी रहती है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और सब लोग इस तरह के तरीके से अच्छे से पढ़ते रहे तो ये सारे डिजीज़ मैं आपकी थ्योरी पोर्शन में भी आपके साथ डिस्कशन कर लूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन द क्लाइंट विद एडिनल क्राइसिस। मरीज के अंदर एडिनल क्राइसिस, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एडिसन क्राइसिस। और इसके अंदर एक वर्ड लिखा है एक्सपेक्टेड, एक वर्ड होता है एक्सेप्ट, एक वर्ड होता है एक्सेप्ट। तो ऐसी कंडीशन में आपको जवाब क्या देना है कि 3 गलत है और 1 सही है, उसको बोलते हैं अपन एक्सेप्ट। इसके अंदर क्या बोला जाता है,
इसके अंदर तो आपको गलत को सिलेक्ट करना होता है और इसके अंदर आपको क्या करना है, राइट को सिलेक्ट करना होता है। कैसे? इसके अंदर एक्सपेक्टेड पूछा है कि यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके अंदर ऐसा सिम्टम आएगा, तो ये एक अलग वर्ड है। और हमेशा आपको क्या करना है, एक चीज़ को ध्यान रखना है, एमसीक्यू की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक छोटा सा वर्ड होता है वो उसका सारा सब कुछ चेंज कर देता है और हम जवाब गलत दे के आ जाते हैं और फिर अपन एग्जाम की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए एमसीक्यू की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। नॉर्सेट के अंदर मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या रहती है, वो इसी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं। वही चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ यही आपसे पूछी जाएगी, लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज करके पूछी जाएंगी और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और जवाब गलत दे देंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा सबसे पहले एमसीक्यू को 2 बार पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद में ऑप्शन को पढ़ना है। तो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग पूछिए। एक होता है एक्सेप्ट वर्ड, तो एक्सेप्ट वर्ड के अंदर आपको गलत को सिलेक्ट करना होता है कि 3 सही और 1 गलत है, वो सिलेक्ट करना है। और एक्सपेक्टेड के अंदर आपको सही को सिलेक्ट करना है कि इन चारों में से सही कौन सा है, वो सिलेक्ट करना होता है। तो ऑप्शन ए के अंदर लिखा है फ्लूइड रिटेंशन, ऑप्शन बी के अंदर पेन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है पेरिफेरल एडिमा और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है हंगर। तो एक मरीज जो है एडिशन क्राइसिस वाला है, ऐसे मरीजों के अंदर क्या है, फ्लूइड रिटेंशन नहीं होता है, फ्लूइड लॉस होता है, इसलिए मरीज के अंदर हाइपोटेंशन हो रहा था। हमने बताया था मिनरलोकोर्टिकोइड जो होता है वो अपना इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने का काम करता है। जब वो बॉडी के अंदर नहीं है तो ऐसी कंडीशन के अंदर सोडियम, पोटेशियम और वाटर सब लॉस होंगे और ऐसी कंडीशन में हाइपोटेंशन होता है बॉडी के अंदर। तो फ्लूइड रिटेंशन किसके अंदर होगा, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हो सकता है। इसीलिए वो मरीज मोटा सा, बफेलो हम और इस तरीके के सिम्टम आप पढ़ते हैं उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रल ओबेसिटी रहती है और इसका रीज़न क्या रहता है, फ्लूइड का रिटेंशन रहता है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है पेरिफेरल एडिमा, तो पेरिफेरल एडिमा भी किसके अंदर रहेगा, इसी कुशिंग डिसऑर्डर के अंदर रहेगा। हंगर वाला भी पेशेंट कौन सा रहेगा, जो मरीज होता है डायबिटीज़ मेलाइटस वाला होता है, उसके अंदर हंगर ज़्यादा होती है, एक्सेस थ्रस्ट रहती है। और पेन इस मरीज़ की जो है मोस्ट कॉमन कंप्लेन रहेगी। एडिशन क्राइसिस जब भी होता है, एडिनल ग्लैंड का क्राइसिस होता है, तो इसीलिए क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रोफाउंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से मरीज के अंदर क्या कंप्लेन रहती है, जो क्लासिकल कंप्लेन रहती है वो क्या रहती है, हेडेक रहता है, मरीज के अंदर जीआई डिस्टर्बेंस हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग होती है और मसल्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस मरीज को फील होती है, एकदम लेथार्जिक मरीज होता है और उसके अंदर क्या होता है, पेन होता है। पेन इसका क्लासिकल सिम्टम देखा जाता है। जो मरीज एडिनल क्राइसिस का होता है उसके अंदर इनिशियल सिम्टम क्या रहते हैं, हेडेक और पेन रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे मरीज के अंदर जीआई डिस्टर्बेंस आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने लग जाते हैं क्राइसिस के अंदर। और उसके बाद में मरीज़ के अंदर मसल्स की वीकनेस हो जाती है, क्योंकि आपको पता है अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसके लिए, अपने नर्व इम्पल्स के लिए ज़्यादा जरूरी कौन रहता है, सोडियम रहता है। वो अब बॉडी के अंदर नहीं है तो मसल्स के अंदर क्या आ जाएगी, वीकनेस आ जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, the client is receiving IV infusion of 5% dextrose in normal saline running at 125 ml per hour. When hanging a new bag of fluid, the nurse note swelling at hardness of infusion site. The nurse should first. एक मरीज के अंदर 5% जो डेक्सट्रोज होता है वो चल रहा है IV 125 ml पर हावर की वजह से, और अब आप नई बोतल लगाने गए और आपने देखा कि कैनुला की साइड के ऊपर क्या है, हार्डनेस है और स्वेलिंग आ रखी है। अब आपका फर्स्ट इंटरवेंशन क्या रहेगा, सबसे जो है इंपॉर्टेंट बात रहती है, जो भी सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होते हैं वो कभी भी पेरिफेरल लाइन से नहीं लिए जाते हैं। इसीलिए मरीज जो एडमिट रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, जिनके अंदर ऐसे करेक्शन चलते रहते हैं, सोडियम जो है, पोटेशियम के, जो कार्बोनेट के, बाइकार्ब के, या इसके अंदर जैसे मेंटोल जैसे ऐसे सॉल्यूशन चलते हैं जो हाइपरटोनिक होते हैं, ऐसे मरीजों के अंदर सेंटर वीनस कैथेटर डाल दिया जाता है, वहाँ से इन्फ्यूजन किया जाता है। और कभी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को पेरिफेरल लाइन से नहीं दिया जाता है। अगर आप जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को पेरिफेरल लाइन से देते हैं तो वहाँ पे क्या है, फेलेबाइटिस हो जाएगा मरीज के अंदर, क्योंकि अपना जो है पेरिफेरल लाइन है ये क्या है, सेंटर से काफ़ी दूर है, वहाँ से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फेलेबाइटिस हो जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि अब मरीज के अंदर आप क्या करेंगे, उस मरीज के जो है कैनुला की साइड के ऊपर स्वेलिंग है और हार्डनेस आ रही है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है अप्लाई में वार्म शॉक और टू द साइड, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेली, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है इरीगेट द निडल विथ नॉर्मल सलाइन। तो अगर आपको हार्डनेस और स्वेलिंग दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, इनफिल्ट्रेशन है। क्या है, इनफिल्ट्रेशन। एक होता है इनफिल्ट्रेशन और एक होता है फेलेबाइटिस। एक होता है इनफिल्ट्रेशन और एक होता है फेलेबाइटिस। फेलेबाइटिस का मतलब होता है वेन का इन्फ्लामेशन हो गया है, और इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, कैनुला जब आउट होता है तो साइड में जब फ्लूइड जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग आती है,
तो जब इनफिल्ट्रेशन होगा तो वो जो साइट होगी है कैनुला साइट, वो कैसी होगी, कूल। और जब मरीज के अंदर फेलेबाइटिस होगा तो उसकी वेन एकदम रेड दिखेगी और वहाँ पे वो जो साइट होगी वो कैसी होगी, वार्म। ये इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस करने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, जब इनफिल्ट्रेशन होगा तब क्या होगा, वहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और जब फेलेबाइटिस होगा तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हाई हो जाएगा और वेन वहाँ से रेड रेड अपीयर होगी। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने वाली पॉइंट है। और ऐसे मरीज के अंदर स्वेलिंग आ गई और हार्डनेस आ गई तो ये क्या हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया। अब नर्स को क्या करना है, इस कैनुला को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिसकंटिन्यू करना है सबसे पहले, और उसके बाद में दूसरा लाइन लेना पड़ेगा और उसी लाइन से मरीज को अपन इन्फ्यूजन देंगे। इनफिल्ट्रेशन या फेलेबाइटिस होने के बाद में उस कैनुला का रिमूव करना अपना प्रायोरिटी रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, after stabilization of Addison disease, the nurse teach the client about stress management. The nurse should instruct to the client. Addison disease स्टेबल होने के बाद में अब आप क्या करें, उसको अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में उसको टीच करें, तो आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे मरीज को। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है रिमूव ऑल सोर्स ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम डेली लाइफ। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है यूज रिलैक्सेशन टेक्निक सच एज म्यूजिक। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है टेक एंटी एंजाइटी ड्रग डेली। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है अवॉइड डिस्कसिंग स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। तो एंजियोलाइटिक जो ड्रग होती है ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है उस वक्त डॉक्टर टेम्परेरी इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है, ये एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ई के अंदर लिखा है कि अपने सारे डेली लाइफ के स्ट्रेस रिमूव कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एग्ज़ाम, आपके कल परसों एग्ज़ाम आ रहा है और मैं आपको कहूँ कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाना मेरा धर्म है, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस अगर आपको नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं सकते। और डेली लाइफ के अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस किसी को भी होता रहता है, तो सारे स्ट्रेस को रिमूव करना मनुष्य जीवन के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये आंसर क्या रहेगा, गलत। आपको उसको क्या बोलना है, आप क्या करें, रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो म्यूजिक वगैरह ऐसी चीज़ें आप यूज़ करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। हालांकि मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो ज़्यादा एडिसन डिजीज़ को ट्रिगर नहीं करता है, आपकी बॉडी अगर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में जाती है तो वो ज़्यादा ट्रिगर करती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, When teaching a client newly diagnosed with primary Addison disease, the nurse should explain that the disease resulting from, आपको पूछा जा रहा है ये एक मरीज जो है प्राइमरली जो है एडिसन डिजीज़ हुआ है, उसको न्यूली डायग्नोस हुआ है और ये डिजीज़ क्यों होती है इसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जब कम होता है तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, द्वारफिज्म होता है, एडिसन डिजीज़ नहीं होती है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है डिसफंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के डिसफंक्शन होने की वजह से एडिसन डिजीज़ डायरेक्टली कॉज नहीं होता है। एडिसन डिजीज़ के अंदर जो मोस्ट कॉमन कोज देखा जाता है वो क्या है, इसका जो है एग्जैक्ट कोज अननोन रहता है, लेकिन 70% केसेस के अंदर ये देखा जाता है कि ये डिजीज़ कैसी होती है, ऑटो इम्यून टाइप की नेचर के अंदर होती है। और 20% ऐसे केसेस देखे गए हैं जो ट्यूबरक्लोसिस के होते हैं मरीज, उनके अंदर चांसेस है 20% के उसको क्या डेवलप हो सकता है, एडिसन डिजीज़ डेवलप हो सकती है। इसीलिए जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है ये डायरेक्ट कोज नहीं है एडिसन डिजीज़ के। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है अवर सिक्रेशन ऑफ एडिनल मेडुला। तो ये मेडुलरी हार्मोन का प्रॉब्लम नहीं है, एडिसन डिजीज़ और कुसिंग सिंड्रोम के अंदर कॉर्टेक्स वाले हार्मोन की गड़बड़ होती है, मेडुला वालों की नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइडियोपैथिक एट्रोपी ऑफ एडिनल ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 70% ये डिजीज़ क्या है, ऑटो इम्यून है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, एडिनल ग्लैंड का एट्रोपी हो जाता है, साइज में छोटी हो जाती है और उसके हार्मोन सफिशिएंट नहीं बनते हैं, ये जो है एडिसन डिजीज़ का कोच माना जाता है। और 70% केसेस के अंदर ये देखा गया है कि ये कैसी है, ऑटो इम्यून नेचर में रहती है। 20% केसेस के अंदर देखा गया है जो मरीज ट्यूबरक्लोसिस के हैं उसके अंदर डेवलप हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट विथ एडिसन डिजीज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एडिसन डिजीज के अंदर आप क्या असेस करेंगे, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। वेट गेन, हंगर, लिथार्जी, मसल स्पाज्म। तो जब मरीज कुसिंग सिंड्रोम वाला होता है तो उसके अंदर वेट गेन होता है, हंगर जो है हाइपो जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस वालों के अंदर रहती है। मसल्स स्पाज्म जो है ये प्राइमरीली हाइपोथायरॉयडिज्म वाले मरीजों के अंदर देखा जाता है। मसल्स वीकनेस जो होती है वो किसके अंदर देखी जाती है, जो मरीज़ किसके होते हैं, एडिसन डिजीज़ के अंदर क्या होता है,
जो है सोडियम और पोटेशियम जो है इलेक्ट्रोलाइट जब इम्बेलेंस होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर नर्व इम्पल्स जो है वो उनका जो ट्रांसमिशन है वो क्या है, स्लो हो जाता है। तो स्पाजम नहीं आता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, लेकिन स्पाजम इसके अंदर नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये मरीज कैसा रहेगा, लेथार्जिक रहेगा जब इसके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और साल्ट शुगर सेक्स हार्मोन नहीं होते हैं। तो ऐसे मरीज कैसे रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म वाले मरीज लेथार्जिक रहते हैं, ठीक वैसे ये भी कैसे रहते हैं, लेथार्जिक टाइप के रहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिलता है हर दिन, तो आप ज़रूर दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। मैं इस कंसिस्टेंसी को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करूंगी। इस सेशन के अलावा भी नॉर्सेट के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो टॉपिक भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं अपलोड करूंगी ताकि आप सब लोग जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और जल्दी से सिलेक्शन ले लें। थैंक यू।